अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सानिया बशीर हियर। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का शुक्रिया, डायबिटीज टेलीकेयर के तमाम मेंबर्स का जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और काफी दिनों से इंतजार था कि डायबिटीज और रमजान के सेकंड सेशन की जो है वो कब लाइव होगी। तो थैंक यू सो मच आप लोग के मैसेजेस का और व्हाट्सएप का, जो फेसबुक के जरिए भी क्वेश्चंस हमें आ रहे थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है डायबिटीज एंड रमजान का, वो मुझे देखने से पहले मैं जरूर ये कहूंगी कि आप हमारी फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कौन लोग हैं डायबिटिक पेशेंट्स जो कि रोजा रख सकते हैं। तो अगर आप अपने रिस्क स्कोर को कैलकुलेट कर चुके हैं और आप उस कैटेगरी में आ चुके हैं कि आप रोजा रख सकते हैं, तो हम ये वीडियो जो है वो आगे के लिए प्रोसीड करते हैं कि रोजा रखने के बाद डायबिटिक पेशेंट्स को किन किन परेशानियों का या किन जो मुश्किलें आती हैं, फिजिकली जो इश्यूज आते हैं जो शुगर लेवल से रिलेटेड होते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनको कैसे जाना जाए, उनकी कैसे पहचान की जाए। तो इन सब चीजों के लिए आज हमारा जो सेशन है, जिसका हमने नाम रखा है कि बेसिक इश्यूज जो कि डायबिटिक पेशेंट्स फेस करते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ एक छोटी सी आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार की है, जो आप से हम इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। So diabetes and Ramzan episode 2, basic issues while fasting. अच्छा जी, इश्यूज पे जाने से पहले मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूंगी कि ये हम जो आपको और हमारे साथ साथ बहुत सारे दूसरे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं जो रमजान के बारे में गाइड करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को रमजान कैसे गुजारनी चाहिए। अगर वो अपनी इस कैटेगरी में आ चुके हैं कि वो रोजा रख सकते हैं, तो उनको किन किन चीजों की एजुकेशन की जरूरत है। और सेकंड बात यह है कि हम ये सब काम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या मतलब डायबिटिक पेशेंट्स को हम ये बार बार एजुकेट क्यों करते हैं कि आपने जो है वो रोजा रखना है तो इन इन चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि उसके कुछ फवायद हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया में जितनी भी गाइडलाइंस हैं, हमारे पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं जो रोजा रखते हैं, उनको जो एजुकेशन दी जाती है उससे उन्हें क्या फायदा होता है, ये सारी चीजें हमें देखनी है कि हम जब ये एजुकेट करते हैं तो बहुत सारी रिसर्चेस से ये बात साबित होती है कि जो पेशेंट्स डायबिटिक पेशेंट जब रोजा रखते हैं तो उनका जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, यानी कि जो शुगर के जो रोजे के दौरान है, वो कंट्रोल में रहती है अगर वो पहले से इस चीज के बारे में एजुकेट होते हैं कि उन्होंने रोजा कैसे रखना है। दूसरा ये है कि उन्हें ये पता होता है, क्योंकि रमजान का जब महीना आता है और हम रोजे में होते हैं तो शायद डॉक्टर के पास जाना या उनके साथ अपॉइंटमेंट करना एक मुश्किल मरहला होता है। तो अगर आपने प्रायर एजुकेशन पहले से ली हुई हो और पहले से इस बात को समझा हो कि डायबिटीज के दौरान मुझे कैसे रोजा रखना है, कैसे मुझे शुगर मॉनिटर करनी है, कब मुझे करनी है, तो ये सारी चीजें शुगर को बेहतर बनाने में और रोजे को अच्छा गुजारने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। थर्ड थिंग ये होती है कि एक सेल्फ मोटिवेशन रहती है कि मैं चूंकि डायबिटीज हूं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि मुझे पता है कि मुझे अपनी शुगर कैसे मैनेज करनी है, अगर मुझे शुगर कम हो रही है तो क्या करना है, शुगर ज्यादा हो रही है तो मुझे क्या करना है, अगर ये सब बातें मुझे पता है तो आई एम सेल्फ मोटिवेटेड माई सेल्फ। मैं खुद इस बात के लिए मोटिवेटेड हूँ कि मैंने क्या करना है, मुझे सब चीजें पता है। तो ये फायदा होता है रमजान से पहले, जो हम और दूसरे बहुत सारे कम्युनिटी लीडर्स, इवन हमारे बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो डिफरेंट सेमिनार्स के जरिए, कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, वेबिनार्स के जरिए आप लोगों को एजुकेट करते हैं कि रमजान से पहले एजुकेशन जो है वो एक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तीसरा यही होता है कि जो चौथा फायदा वो यही है कि आप खुद एम्पावरमेंट आपको क्रिएट हो जाती है कि आपने बहुत सेफली रमजान के इंशाल्लाह ताला 30 रोजे कैसे रखने हैं। तो ये रमजान की जो हम एजुकेशन देते हैं, खास तौर पे हम पूरे साल में वैसे तो जनरली एजुकेट कर रहे होते हैं, लेकिन रमजान फोकस्ड एजुकेशन के बहुत सारे फायदे होते हैं। अब हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसके लिए हमने ये सेशन अरेंज किया है। सवाल यही है कि आखिर वो कौन कौन से इश्यूज होते हैं जो एक ज़ियाबतीस का मरीज फेस करता है। जाहिर है कुछ हमारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो न्यूली डायग्नोस्ड हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको सालों से डायबिटीज है, तो वो शायद रोजा रख के एक नेगेटिव एक्सपीरियंस का भी शिकार रहे होंगे। कुछ ऐसे हैं जो माशाल्लाह हमारे ग्रुप पे भी मौजूद हैं और वो मोटिवेट करते रहते हैं कि वो कई सालों से ज़ियाबतीस का शिकार है और वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रोजे रख रहे हैं। लेकिन क्या है कि जाहिर है आप चूंकि मसला है शुगर का, और शुगर चूंकि हमारी एक बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए यूज हो रही है, तो हमें डेली बहुत सारे मसाइल का सामना हो रहा होता है। लेकिन जब आप फास्टिंग में हो तो आपको बहुत सारे और दूसरे मसाइल भी आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला
जो प्रॉब्लम आता है वो ये होता है कि हमारी रोजे के दौरान शुगर बढ़ गई है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरा ये होता है कि शुगर हमारी कम हो गई है या पानी की कमी हो गई है, जैसे कि डिहाइड्रेशन कहते हैं, या फिर इतनी ज्यादा जो प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर इमरजेंसी कंडीशन भी बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स फेस करते हैं, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। सो अब हम बात ये करते हैं कि ये सारी चीजें जो है कि हाई ब्लड शुगर आ गया हमारे पास, लो ब्लड शुगर आ गया। हमारे पास जो टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए हैं वो यही है कि डायबिटीज रमजान के दौरान ब्लड शुगर हाई हो जाती है, लो हो जाती है, तो क्या है, किस चीज को हम हाई कहते हैं, किस चीज को हम लो कहते हैं। हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि हमें शुगर चेक कब करनी है। बहुत बड़ा इशू होता है कि हम रोजे के दौरान शुगर चेक कर भी सकते हैं या नहीं, या हमें करनी है तो कब करनी है जो हमारे लिए बेहतर हो। दूसरा यही होता है कि हम किस कौन सी ऐसी हालात हैं जिसमें हाँ जो है वो रोजा तोड़ देना चाहिए। ज्यादतीस के वो मरीज कुछ ऐसी हालात होते हैं जिसमें रोजे को तोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट ये होता है कि क्या रोजे के दौरान हम वर्जिश कर सकते हैं। ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने भी हमें भेजे हैं, और ये गाइडलाइंस के जरिए भी हमें पता चलता है कि एक डायबिटिक पेशेंट इन तमाम मसाइल का शिकार होता है। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि सुहूर और इफ्तार यानी कि सहरी और इफ्तारी में हम क्या खाएं। हम ज़ियाबतीस के मरीज हैं, हम रोजा रख रहे हैं, तो आखिर हमें क्या चीज हमारे लिए खाना बेहतर है। मैं मेडिसिन और इंसुलिन के डोजेस को कैसे मेंटेन करूं, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन भी होता है। और ये प्री रमजान जो एजुकेशन देने का मकसद है वो यही होता है कि आप पहले से उसकी तैयारी करके रखें, क्योंकि पहला रोजा शुरू होते ही अगर आप कोई चीज तब्दील करना चाहेंगे तो शायद आपके लिए वो मुश्किल भी हो। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, इन तमाम क्वेश्चंस के बाद जो हमने सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करना है वो ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स फास्टिंग के दौरान कब चेक करने चाहिए। ठीक है। सो ये एक चार्ट है जिसे मैं अपने पेज पे भी शेयर कर दूं, हमारे ग्रुप पे भी चार्ट शेयर हो जाएगा कि वो कौन कौन से औकात हैं रोजे के दौरान जो आप आसानी से जो है वो से उसमें ग्लूकोज चेक करें और लाजमी है आपके लिए। लेकिन किन किन लोगों के लिए लाजमी है, मैं इसकी पिक्चर बड़ी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो क्लियर तरीके से नजर आ जाए। ठीक है। सबसे पहला टाइम जो होता है वो ये है कि सहरी के टाइम पे। ठीक है, सहरी के टाइम पे एक शुगर चेक करने का बेहतरीन टाइम होता है। दूसरा टाइम जो है वो आपके पास पहला जो है वो मॉर्निंग में टाइम आ जाता है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाती है मॉर्निंग में, यानी कि आप जब सुबह सहरी करके आप सो गए हैं, उसके बाद आप उठे हैं, अगर 10 बजे उठ रहे हैं या 9 बजे उठ के आप अपने काम पे जा रहे हैं, तो आप जो है वो सेकेंड टाइम जो है वो ये होता है। थर्ड टाइम ये होता है कि मिड डे यानी कि 12-1 बजे जोहर के टाइम पे आप अपनी शुगर चेक करें। नंबर 4 होता है आफ्टरनून का टाइम। ठीक है, दोपहर में आप अगर काम से वापस आ रहे हैं, ठीक है, 3-4 बजे अगर आपकी वापसी हो रही है, आप अपनी जॉब से वापस आ रहे हैं, तो आप अपनी शुगर की असेसमेंट कर लें। फिफ्थ टाइम ये होता है कि आप जो है वो इफ्तार के टाइम पे सनसेट से पहले, ठीक है, प्री सनसेट मील जिसे हम कहते हैं, यानी कि इफ्तार करने से पहले आप अपनी शुगर को चेक कर लें। या फिर इसके बाद ये होता है कि आपने रात को खाना खा लिया, तरावी पढ़ के आ गए आप, उसके बाद मिड नाइट में आप अपनी शुगर चेक कर लें। लेकिन सवाल ये है कि क्या तमाम ज़ियाबतीस के मरीज को इन तमाम औकात पे चेक करनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने 3 कैटेगरीज बनाई थी। लो रिस्क कैटेगरी होती है, मॉडरेट रिस्क कैटेगरी होती है और हाई रिस्क कैटेगरी होती है। जो हाई रिस्क कैटेगरी है उनको तो खैर हम फास्टिंग अलाउ ही नहीं करते। मॉडरेट रिस्क कैटेगरी जो होती है वो बहुत कॉशियस के साथ रखे जाने वाले लोग होते हैं, यानी कि वो लोग जिनको रोजा रखने की इजाजत है भी और नहीं भी, यानी कि अगर वो रख रहे हैं तो उनको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है, जिसमें फ्रिक्वेंट ग्लूकोज मॉनिटरिंग, यानी कि आपने दिन में ये जो 6-7 दफा हमने टाइमिंग्स आपको बताए हैं, ये फ्रीक्वेंट ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उनकी शुगर अप एंड डाउन हो तो उनकी नॉलेज में हो कि वो इस वक्त किस चीज का शिकार है और आया उन्हें रोजा कंटिन्यू रखना है भी या नहीं। लेकिन जो लो रिस्क कैटेगरी है वो दिन में 1 या 2 दफा, या फिर वो लोग जिनको सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, यानी कि शुगर कम हो जाने के सिम्टम, जो हम अभी आगे देखते हैं कि वो कौन सी अलामात होती हैं जो हमारे लिए अलार्मिंग भी होती हैं और जो हर ज़ियाबतीस के मरीज को इसका ख्याल रखना चाहिए।
ठीक है। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि आखिर वो कौन सी अलामात हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट फेस करते हैं और उन अलामात का मतलब क्या होता है। सो अलामात से पहले हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि आपने जब शुगर चेक कर ली है तो वो कौन से लेवल्स ऐसे हैं जो हमारे लिए अलार्मिंग है, जिन पे हमें फोकस भी करना है, जिन पे हमें ये देखना है कि आखिर ये हमारे लिए नॉर्मल है भी या नहीं। तो अगर आपकी शुगर आप रोजा रखने के दौरान किसी भी वक्त, यानी कि आपने जब भी शुगर चेक की है इन तमाम औकात में, अगर आपकी शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसिलीटर यानी कि 70 से अगर आपकी शुगर कम हो गई है तो आपने रोजा तोड़ देना है। दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन आपके फास्टिंग को ब्रेक करने की। आपने अगर अपनी शुगर चेक की है 70 मिलीग्राम पर डेसिलीटर या फिर 3.9 मिलीमोल पर लीटर से कम अगर आपकी शुगर हो गई है तो आपने शुगर अपने रोजा जो है वो तोड़ देना है। लेकिन कुछ अलामात भी होती है, अगर आपको इन तमाम अगर आपने शुगर चेक नहीं की है और आपको अलामात जाहिर हो रही है, अलामात में क्या है, ट्रैम्बलिंग यानी कि आपको कपी तारी हो जाना, कमजोरी तारी होना, ठंडे पसीने आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, बहुत ज्यादा भूख का एहसास होना। अब बहुत ज्यादा भूख से क्या मुराद है, बहुत ज्यादा भूख से वो मुराद है कि जो एक ज़ियादतीस का मरीज जिस्म में शुगर की कमी से उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है, उसने फौरन शुगर चेक करनी है और देखना है कि कहीं वो 70 क्रॉस तो नहीं कर गई या 70 के करीब आ तो नहीं गई। दिमागी तौर पे अगर वो रोजा रखा हुआ है और उस घर में मौजूद लोगों को ये बात फील हो रही है कि उसे जो है वो शुगर कम होने की वजह से वो एक कंफ्यूजन का, एक परेशानी का शिकार है, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गया है, या सर में एक शदीद दर्द का उठना, या दिमागी तौर पे ठीक ना रहना, ये वो तमाम अलामात हैं जो कि शुगर के कम होने की अलामात हैं। तो अगर आप रोजा रख रहे हैं और आप ज़ियादतीस के मरीज हैं और आपको ये तमाम अलामात जाहिर होती हैं तो आप अपना रोजा तोड़ दीजिए। अच्छा, मैं एक बात बहुत क्लियर तरीके से, क्योंकि ये हमारी वीडियो पूरी दुनिया में सुनी जाती है, देखी जाती है, तो ये बात मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से बता दूं कि ये रोजा तोड़ने या ना तोड़ने का फतवा डायबिटीज टेलीकेयर नहीं दे रहा, बल्कि ये वो तमाम वो इंटरनेशनल गाइडलाइन है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के जो लीडर हैं, जो मतलब हम कहें कि जो उलमाए कराम हैं, जिन्होंने इस चीज को स्टडी किया है, डायबिटीज कम्युनिटी जो लीडर्स हैं, जो पूरी दुनिया में जो डायबिटीज के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, उनके साथ मिलके उलमाए कराम ने ये पूरी चीज को स्टडी किया है, लोगों में ये सर्वे किया है और उसके बाद ये फतवा है कि अगर ऐसी कंडीशन किसी को आ रही हो या फिर शुगर का लेवल इतना हो जाए तो उसे रोजा तोड़ देना चाहिए। सेकेंड इंडिकेशन आती है कि अगर रोजे के दौरान ब्लड ग्लूकोज का लेवल 300 से क्रॉस कर जाए, यानी एक तो हो गया कि शुगर कम हो रही है, दूसरी तरफ ये होता है कि आपकी शुगर बहुत ज्यादा हो रही है। 300 से अगर ज्यादा हो जाती है यानी कि 16.6 मिलीमोल पर लीटर से अगर ज्यादा है तो आपने अपना रोजा इफ्तार कर लेना है। सिम्टम्स क्या होते हैं, बाज औकात हम शुगर चेक नहीं कर पाते, लेकिन चूंकि देखिए हमारे पास बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो दिन में 5-6 दफा चेक कर सकें, ठीक है, लेकिन उनको कुछ अलामात जाहिर हो जाती हैं जिसमें बहुत शिद्दत से भूख और प्यास का एहसास होना, बहुत ज्यादा यूरिनेशन यानी कि बहुत ज्यादा पेशाब आना, कमजोरी होना, अगेन वही बात है कि कंफ्यूजन। अच्छा, कंफ्यूजन और मेंटल अलर्टनेस जो है वो शुगर के बढ़ जाने और शुगर के कम होने दोनों में ये अलामात आती हैं। तो अगर किसी को भी रोजे के दौरान इस तरह की अलामात जाहिर होती हैं तो उसे अपना रोजा इफ्तार कर लेना चाहिए। और ये कुरान शरीफ में भी मौजूद है कि अगर बीमार किसी हालत में रोजा ना रख सके तो उसे रोजा इफ्तार कर लेना चाहिए और उसकी बाकी बाद में अपनी सेहतमंदी के दिनों में रोजे पूरे कर लेने चाहिए। मतली होना, उल्टी होना या शदीद किस्म का पेट में दर्द होना तो उसे शुगर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि जब शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो खास तौर पे टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट, हम इंशाल्लाह ताला आगे इस चीज को डिस्कस करेंगे कि उनको मेटाबॉलिक इमरजेंसी यानी कि डायबिटीज कीटोएसिडोसिस का भी वो शिकार हो सकते हैं। इसलिए फास्टिंग के दौरान बहुत ज्यादा अपने आप को इस चीज के लिए तैयार रहना। हम आपको कोई चीज डरा नहीं रहे, हम आपको ये बात समझा रहे हैं कि अगर आप मॉडरेट रिस्क कैटेगरी, देखिए लो रिस्क कैटेगरी तो वो होती है कि जो बहुत ज्यादा कंट्रोल स्टेट में है और माशाल्लाह अपनी लाइफस्टाइल के जरिए जो है बहुत अच्छे से मैनेज किए हुए हैं, तो ठीक है, लेकिन वो लोग जो बहुत कॉशियसली जो है वो इस चीज को रोजा रख रहे हैं और चूंकि हमारी एक रूहानी तौर पे हमें मुतमईन होते हैं कि भाई रमजान का महीना है और हमने रोजा रखना है, तो हम मरीजों को इजाजत तो दे देते हैं
लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि इन तमाम बातों से इनको आगाही जरूर हो। अच्छा जी, तीसरा सवाल, तो हमारी अभी तक जो चीजें कवर हुई उसको मैं थोड़ा सा जो है वो समराइज कर दूं, ताकि हमें जो है वो चीजें क्लियर होती जाए, ताकि आप लोगों के अगर कोई सवाल भी आते हैं तो फिर जो है वो हम इसको देखते जाए। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, हमने आज का जो सेशन है हमारा डिस्कस करने का मकसद यही है कि हम उन तमाम लोगों को जो इंशाल्लाह ताला रमजान के रोजे रखने जा रहे हैं और वो ज़ियाबतीस के मरीज हैं, तो उन्हें अपने रोजे को बहुत अच्छा और बेहतरीन बनाने के लिए कुछ चीजों का ख्याल रखना है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं अपनी रिजॉल्व करनी है, और वो रमजान से पहले ही करनी है। तो सबसे पहले हमने यही बात की है कि आपने शुगर की फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग करनी है, यानी कि अपने, अगर आप मॉडरेट रिस्क पर हैं और आपको जो है वो रोजा रखने के लिए कहा गया है कि आप अपने शुगर को मॉनिटर करते रहें, तो आपने दिन में 6 दफा जो आपको टाइमिंग्स बताए हैं उसमें रोजे को, उसमें अपनी शुगर के मॉनिटर करते रहना है। अपनी शुगर की कम होने और ज्यादा होने की अलामात पे रखना है, और अगर ऐसी कोई खतरे वाली अलामात आती हैं तो आपने रोजा इफ्तार कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है जो तमाम लोग पूछते हैं, और चूंकि हम ज़ियाबतीस के मरीजों को कहते हैं कि भाई आपने वर्जिश करते रहना है, क्योंकि वर्जिश जो है वो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो सवाल ये आता है कि क्या मैं रोजे में भी वर्जिश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो रोजे में आप बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत लाइट और बहुत मॉडरेट से। यानी कि उसमें क्या शामिल है, आप बहुत ज्यादा ऐसी एक्सरसाइज नहीं करेंगे कि जिसमें आपकी जो है वो बहुत ज्यादा मतलब आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा उसमें पसीना आ जाए, बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न हो जाए, बहुत ज्यादा आपकी शुगर जो है वो कम हो जाए। तो ऐसी एक्सरसाइज आप रोजे के दौरान ना करें। अगर आप करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि फिर आप वो इफ्तार के बाद करें। ठीक है। लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज ड्यूरिंग फास्टिंग आवर्स। इफ वांट टू डू स्ट्रेनस एक्सरसाइज, तो टाइम जो है वो हमारा इफ्तार के बाद का होता है। कोशिश करें कि आप इफ्तार से पहले, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, ऑलरेडी सहरी से लेकर असर की नमाज तक अच्छी खासी फास्टिंग हो चुकी है, तो असर के बाद तो कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज ना करें। अगर आप एक जनरली घर के अंदर वॉक करना चाहते हैं तो ठीक है, असर के बाद आप लाइट एक्सरसाइज यानी कि जस्ट वॉक करके आ जाए। अच्छा, एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है और वो ये है कि तरावी, रमजान शरीफ में जो हमारे लिए मुसलमानों के लिए जो सुन्नत की जो एक है तरावी, उसे अदा करना वर्जिश के जिम्रे में शुमार होता है। तो अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज की जरूरत है और आप रेगुलरली करना चाहते हैं, तो रमजान शरीफ में तरावी की अदायगी जो है वो एक्सरसाइज में शुमार की जाती है। द बेसिक क्वेश्चन जो ये तमाम बातें तो हो गई। अब सवाल ये है कि लोग यकीनन ये पूछते हैं कि आखिर मैं तो जब मैंने रोजा रखना शुरू किया था तो मैं बिल्कुल ठीक था, और मैं जो है वो रोजा रख लिया मैंने, लेकिन जब मैंने रोजा रखा तो मुझे चक्कर आना शुरू हो गए, मुझसे रोजा रखा नहीं गया। तो सवाल ये है कि हम किस तरीके से, अगर हम एक हेल्दी मतलब एक डायबिटिक इंडिविजुअल हैं, आप मेडिसिन सारी चीजें ले रहे हैं, तो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी शुगर को ड्यूरिंग द फास्टिंग मेंटेनेंस में रख सकते हैं? तो उसमें सबसे पहली चीज यही है कि रोजे से पहले कम से कम, हमने बहुत पहले से ये चीज आप लोगों को गाइड की थी कि कम से कम 6 हफ्ते पहले आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। और हमने कम से कम रमजान से 4 से 5 हफ्ते पहले हमने रिस्क स्कोर इसीलिए बता दिया था कि आप किस कैटेगरी में अपने आप को रख रहे हैं। और आई होप सो कि बहुत सारे ऐसे मरीज होंगे जिन्होंने अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन कर ली होगी। लेकिन अगर किसी ने नहीं की है तो, और वो अगर अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम नहीं निकाल सकते, तो डायबिटीज टेलीकेयर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी देता है। और रमजान के हवाले से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी जो डोज एडजस्टमेंट होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो इंडिविजुअलाइज्ड होती है, यानी कि वो हम जनरली डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो हर बंदे की अलग होती है। तो अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप डायबिटीज टेलीकेयर के व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मेडिसिन, तो हम सवाल ये कर रहे थे कि ग्लूकोज ऑल्टरेशन यानी कि शुगर के कम होने और बढ़ने से हम कैसे बच सकते हैं। तो अगर आपने डॉक्टर से प्रॉपर तरीके से एजुकेशन ली हुई है, हमारी वीडियोस देखी हुई है, तो आप यकीनन अपने ग्लूकोज को मैनेज करने में रमजान के दौरान कामयाब हो जाएंगे। आप रोजा रखते हुए जो भी दवाइयां या इंसुलिन आपको गाइड की गई है कि कैसे लेनी है, किस तरीके से लेनी है, तो वो आपने मैंडेटरी तौर पे, अच्छा हमारे यहाँ बाज दफा ये होता है कि कहते हैं कि भाई हम चूंकि रोजा रख रहे हैं
और चूंकि मेरी शुगर कंट्रोल थी और अब मैं खाता पीता नहीं हूँ और रोजे में जो है वो बड़ी बात हो गई है, तो हमने जो है वो दवा छोड़ दी। तो ऐसा नहीं करें प्लीज, ठीक है, इट्स आवर रिक्वेस्ट कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। आपको जो एडजस्टमेंट करके बताई गई है, जब डॉक्टर या अगर आप हमारे पास भी आते हैं, आप अपने डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जब वो आपको आपकी हिस्ट्री को जानते हैं, आपकी हिस्ट्री को पहचानते हैं, आपके शुगर लेवल्स उनके सामने हैं, तो वो जिस तरीके से आपकी एडजस्टमेंट कराएं उसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत सेफली रोजे रख सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि रेगुलर मेडिकेशन जी। तो चौथी चीज ये आती है कि पानी का इंटेक। अच्छा, फ्लूइड इंटेक जो है यानी कि लिक्विड इंटेक यानी कि पानी का इस्तेमाल आपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करना है। सहरी से ले इफ्तारी से लेकर सहरी तक का जो टाइम है उसमें कोशिश करें कि वक्तन फवक्तन पानी का इस्तेमाल जो है वो करते रहे। सहरी में बहुत ज्यादा खाने की कोशिश ना करें, जो कि ऐसा ना हो कि आप जो है वो बहुत ज्यादा खा लें और वो रोजे के दौरान आपके लिए शुगर बढ़ने का सबब बन जाए। अगेन वही वाली बात है कि स्ट्रेनस है यानी कि बहुत ज्यादा तेज एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा किस्म की एक्सरसाइज से आपने रोजे के दौरान बचना है। दूसरा ये है कि चूंकि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ये चीज देखी जाएगी, तो अगर तो आपकी फास्टिंग का टाइम लॉन्ग है, बहुत ज्यादा 15, 16, 17 घंटे अगर आपका है, तो बी केयरफुल एंड टेक अ कंसल्टेशन फ्रॉम योर डॉक्टर और फ्रॉम अस के आपके लिए प्रोलॉन्ग फास्टिंग डेंजरस हो सकती है। दूसरा, चूंकि अभी इस वक्त बहुत सारे दुनिया के ममालिक ऐसे हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान कि हम एक हॉट और ह्यूमिड जो है वो सीजन की तरफ जा रहे हैं, और जब रोजे होंगे तो गर्मी जो है वो वैसे ही बहुत ज्यादा होगी। तो कोशिश करें कि अगर आपका काम गैर जरूरी तौर पे जो है वो बाहर ना निकले, घर के अंदर एनवायरनमेंट में रहे, और अगर आप एक फिजिकल लेबर हैं और आपका काम ही आपकी जो जॉब है और आप ज़ियादतीज के मरीज भी हैं और आपकी जॉब ऐसी है कि आपने जो वो पीक टाइम ऑफ सन है, सूरज का जो टाइम है, उस टाइम पे आपको बाहर सूरज के नीचे रहना है और आप रोजे से हैं, तो बेहतर है कि आप रोजा ना रखें इससे पहले कि आप जो है वो आपके लिए डेंजरस साबित हो। जी, तो नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और कि व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट इन सुहूर एंड इफ्तार, बहुत बड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके लिए आप लोग वेट करें नेक्स्ट सेशन का, इंशाल्लाह ताला उस पर हम एक डिटेल आपको जो है वो डिफरेंट कॉम्बोज बताएंगे, डिफरेंट प्लेट्स बताएंगे कि आपने जो है वो सहरी में क्या खाना है, इफ्तार में क्या खाना है, फल का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, खजूर आप कितनी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हमारे नेक्स्ट सेशन पर डिस्कस होगी। अच्छा जी, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है, इज मेडिकेशन एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड? यस। आपकी अगर आप बहुत लंबे अरसे से कोई भी दवा ले रहे हैं, अगर आप टाइप 1 हैं, इंसुलिन पर हैं, टाइप 2 हैं, आप इंसुलिन पर हैं या दवाइयों पर हैं, आपकी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आपने जरूर जरूर अपने डॉक्टर से मिलना है और अपनी जो है वो डोजेस को इंडिविजुअलाइज तौर पे, यानी कि क्योंकि हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते कि आप जो है वो ग्लूकोफेज खा रहे हैं तो आप कैसे उसको एडजस्ट करें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन सुन रहा है, कौन है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपका खाने पीने का पैटर्न क्या है, तो हम यहाँ जनरली ये डिस्कस नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह आफ्टर 15 शाबान हम अपने अपॉइंटमेंट स्लॉट्स भी बढ़ा देंगे, और ड्यूरिंग द रमजान भी डायबिटीज टेलीकेयर के प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए जो है वो खुला रहेगा। आप उसमें स्टेविंग ऑफ डायबिटीज पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं रमजान के हवाले से, और आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके रमजान के दौरान भी आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके लिए इंशाल्लाह ताला हम टाइमिंग मेंशन कर देंगे, और मेरी कोशिश होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा स्लॉट्स बुक कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इस चीज को उनकी जो परेशानी होती है, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि रमजान के दौरान बाहर निकल के क्लिनिक पे कंसल्टेशन मुश्किल मरहला होता है, लेकिन अगर आप रमजान के दौरान फास्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम का शिकार हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि एनी टिप्स फॉर टाइप 1 डायबिटीज। ये हमारे बहुत सारे मरीज हैं, बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स हैं जो कहते हैं कि मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ, क्या मैं रोजा रख सकता हूँ? अच्छा, बड़े कुछ हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी रिसीव हुए हैं कि जो बच्चे हैं, यानी बच्चे से मुराद ये है कि जो यंग एज है और तकरीबन उनकी उम्र 12-13 साल है और वो टाइप 1 डायबिटिक का शिकार हो गए, तो उनके लिए भी जो है वो बड़ा एक कठिन मरहला होता है, क्योंकि बीइंग अ मुसलमान होने के नाते हमारी चूंकि एक स्पिरिचुअल रूटीन होती है कि हमारे बच्चे भी जो है वो रोजा जो है वो तकरीबन बचपन से ही रखना शुरू करते हैं। तो अगर वो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट हैं तो उनके लिए क्या ऐसी चीजें हैं, जो क्या ऐसी गाइडलाइंस हैं जो हम उन्हें बता सकते हैं? तो एज अ जनरल
गाइडलाइंस जो है, इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो मुफ्ती उलमाए कराम के से कम्युनिकेट करके ये गाइडलाइन बनी गई है। तो टाइप 1 डायबिटीज जो कि बच्चे हैं और जो अडोलसेंट है, यानी कि 11, 12, 13 साल की जो उम्र है, उसमें जब रोजा फर्ज हो जाता है और वो रोजा रख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा वो हाई रिस्क कैटेगरी होती है। क्यों होती है हाई रिस्क कैटेगरी? हाई रिस्क कैटेगरी इसलिए होती है क्योंकि बच्चे हैं, आप बच्चों को जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी से मना नहीं कर सकते, ठीक है। उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, उनमें जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी, हार्मोनल सिस्टम इतना ज्यादा एक्टिवेटेड होता है इस एज में कि बहुत ज्यादा जो है वो पसीना वगैरह आना इस उम्र में, ठीक है, शुगर का कंट्रोल ना रहना, फिर वो तमाम हिदायत जो हम एक बड़े को मेंशन करते हैं कि आपने खाने में इस तरीके से एहतियात करनी है, आपने सहरी में इस तरीके से करना है, इफ्तार से सहरी के दौरान आपने पानी का इंटेक इतना रखना है, जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, तो वो थोड़ी सी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि तमाम रिसर्च से ये बात साबित होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो रोजा नहीं रख सकते। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स बिल्कुल रोजा रख सकते हैं, लेकिन कैसे? अगर उन्होंने प्रायर कंसल्टेशन, आप अपने जो आपके रूटीन डॉक्टर है, अगर आपने उनसे कंसल्ट किया हुआ है, ठीक है, या आप हमारी जो है आप हमसे कंसल्ट कर चुके हैं, तो आप बिल्कुल सेफ्टी के साथ जो है वो रोजा रख सकते हैं। तो चूंकि ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हाइपो एज वेल एज हाइपरग्लाइसेमिया, यानी कि शुगर बढ़ने के आसार भी बहुत ज्यादा होते हैं और शुगर के कम होने के आसार भी ज्यादा होते हैं। तो प्री रमजान रिस्क असेसमेंट जो कि हमने रिस्क स्कोरिंग दी थी, अगर वो आपने कर चुके हैं तो आप सेफली जो है वो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स, तमाम की बात कर रही हूँ मैं, बच्चों की भी बात कर रही हूँ, इस वक्त बड़ों की भी बात कर रही हूँ जो कि इंसुलिन यूजर्स हैं, ठीक है, जिन्हें इंसुलिन जो है वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली लगानी होती है, तो उनके लिए बात हो रही है कि अगर आपने अपना रिस्क असेसमेंट किया हुआ है, अगर आप लो रिस्क में आए हैं या मॉडरेट रिस्क में आए हैं, तो आप जरूर सेफली फास्ट कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं या एडोलेसेंट्स हैं तो उन्हें बताना है कि रोजे के दौरान आपको जो अलामत शुगर कम होने की या शुगर बढ़ने की हो, तो वो अपने उनके साथ जो भी उनके गाइड मौजूद हो, पेरेंट्स हो या उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो या जो भी उनके साथ हो, उनको वो एक्सप्लेन करना है ताकि वो उनकी शुगर चेक कर सके। दूसरा ये है कि चूंकि टाइप 1 पेशेंट्स जो है वो मुसलसल इंसुलिन पर होते हैं, ठीक है, तो इंसुलिन लगाने वाले पेशेंट्स के लिए जरूरी है कि उनको पूरे दिन में जो है वो फ्रिक्वेंट ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है वो मैंडेटरी हो जाती है। और अलामत जाहिर होने पे उन्हें रोजा तोड़ देना है। फिजिकल एक्टिविटी ऐसे पेशेंट्स में जरूर वही है जो तमाम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रूल है कि उनका जो है वो मिनिमाइज्ड होना चाहिए। उनके लिए डाइट प्लान भी जो है वो इंडिविजुअलाइज बनता है, यानी कि वो अलग से उनकी हेल्थ लाइफस्टाइल को देखते हुए हम उनके खुराक का भी जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा ये है कि इंसुलिन एडजस्टमेंट, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स बहुत सारे तरीकों के इंसुलिन यूज करते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो दिन में सिर्फ एक दफा इंसुलिन लगाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दिन में 2 दफा इंसुलिन लगाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो कि प्री मिक्स्ड इंसुलिन लगाते हैं, यानी कि जो दिन में 3 दफा लगा रहे होते हैं। तो मल्टीपल डेली इंजेक्शन होते हैं। कुछ ऐसे हमारे हैं जो दुनिया में बहुत सारी जगह चुके ये देखा जा रहा है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि इंसुलिन पंप यूजर्स हैं। तो तमाम लोगों की गाइडलाइंस, तमाम लोगों के इंसुलिन डोजेस बहुत ज्यादा डिफर करते हैं, तो हम यहाँ ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और हम आपकी इंसुलिन को देखते हुए, आपकी लाइफस्टाइल को देखते हुए, आपके बेजल जो आपकी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ले रहे हैं या शॉर्ट ले रहे हैं या रेगुलर ले रहे हैं या एनपीएच ले रहे हैं, तो एन लगा रहे हैं, आर लगा रहे हैं, वट एवर, आप रैपिड एक्टिंग लगा रहे हैं, खाने से पहले लगा रहे हैं, सोते वक्त लगा रहे हैं, हम उसका डोज अपने पेशेंट को देखते हुए एडजस्ट करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट के लिए कोई टिप? तो यस, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं फॉर्चुनेटली थोड़ा सा सेफ कैटेगरी में होते हैं। अगर उनकी लाइफस्टाइल से, उनकी डाइट से, या अगर वो मेडिकेशन के जरिए भी अगर वो कंट्रोल्ड स्टेज पे हैं और उनकी रिस्क असेसमेंट हो चुकी है और वो लो या मॉडरेट रिस्क में आ रहे हैं, तो दे आर ऑन द सेफर साइड एज कम्पेयर टू टाइप 1 डायबिटीज। तो वो जो है वो सेफ रिस्क पर होते हैं। उनके लिए भी जो है वो ऑन एंड ऑफ दिन में एक दफा जो है वो, या तो आप इफ्तार से पहले, या अगर कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हो तो एक आध दफा जो है वो आपको शुगर मॉनिटर करके देख लेना चाहिए कि फास्टिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं रही। इसके अलावा काउंसलिंग यानी कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि चूंकि मैं ज़ियादतीस का मरीज हूँ, मैं रोजा नहीं रख सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने कभी अपने डॉक्टर से कंसल्ट इस बारे में किया ही नहीं कि क्या मैं रोजा रख सकता हूँ। ये बहुत बड़ी वजह है।
या उन्होंने इस चीज पे तवज्जो ही नहीं दी, उनका तो कहना है कि चूंकि मैं दिन में 2 दफा दवा खा रहा हूँ या मुझे इंसुलिन लग रही है तो मैं तो दवा नहीं ले सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर प्रॉपर तरीके से एजुकेट हो चुके हैं, प्रॉपर तरीके से आपको इन चीजों के बारे में पता है, तो आप बहुत सेफली फास्ट कर सकते हैं। सो हमारा जो लास्ट टॉपिक है, जो इश्यूज आते हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन को आते हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट वुमेन जो डायबिटीज की पेशेंट है या वो प्रेग्नेंट वुमेन जो जीडीएम यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज का शिकार हो चुकी है, क्या वो रोजा रख सकती हैं? हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो प्रेगनेंसी में जीडीएम का शिकार हैं या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और उन्होंने कंसीव किया है, तो उनके लिए सवाल ये है कि क्या वो रोजा रख सकते हैं। तो ओवरऑल और जनरल गाइडलाइन ये कहती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जितना मुमकिन हो सके रोजा ना रखा जाए। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि अगर वही वाली बात है कि चूंकि सर्वे बहुत सारे लोगों पे किया गया, एक बहुत ह्यूज सर्वे है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सेफली फास्ट रखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि रमजान से पहले उनकी जो शुगर है वो वेल कंट्रोल रही हो, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन किसी वजह से उन्हें जो है वो जीडीएम यानी जेस्टेशनल डायबिटीज हो चुकी हो या कोई प्रीवियस जो जेस्टेशनल डायबिटीज की हिस्ट्री रही हो, तो उनको जो है वो जीडीएम हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए यही है कि अगर वो ना रखें तो बेहतर है, मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अगर वो रख रही है तो कोशिश करें कि उन्हें जो है वो इन तमाम चीजों के बारे में पता हो, जो कि एक जनरल डायबिटिक पेशेंट्स के लिए गाइडलाइन होती है। उनके लिए भी यही है कि ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। शुगर को आपने, ऐसा नहीं है कि जो है वो आपने शुगर पे नजर ही नहीं रखी, क्योंकि फास्टिंग के दौरान एक प्रोलॉन्ग फास्टिंग जब हो जाती है 15 घंटे की, तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि उनकी शुगर डाउन हो जाए। मसला ये है कि वो जो है वो फीटस के लिए, जो बेबी है उसको शुगर सप्लाई नहीं होती, तो उसकी ग्रोथ कम होना या उसकी मूवमेंट कम होना जो है वो शुरू हो जाती है। तो अगर तो प्रेग्नेंट वुमेन जो कि डायबिटिक हैं या जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का शिकार हो गई हैं, अगर उनकी फास्टिंग 70 to 95 मिलीग्राम पर डेसिलीटर रह रही है या खाने के बाद की शुगर लेस देन 120, खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर बता रही हूँ 120 से कम है, और उनका टारगेट अचीव्ड है, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है और कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, वेट का, ओबेसिटी का शिकार नहीं है, सब चीजें नॉर्मल है, तो दे कैन फास्ट सेफ। लेकिन अगर उनकी किसी रोजे के दौरान ब्लड शुगर 70 से कम हो जाए या उनकी तबीयत खराब हो जाए, कोई भी वजह हो, चक्कर आना शुरू हो जाए या वो अपने आप को वेल फील ना कर रही हो, तो उन्हें रोजा इफ्तार कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चे की हरकत, जो कि 5वें महीने 5th मंथ या 6th मंथ में जब बच्चे की हरकत शुरू हो चुकी होती है और उस वक्त वो बच्चे की मूवमेंट रोजा रखने के दौरान अगर उन्हें लगे कि बच्चे की मूवमेंट कम हो रही है, तो उन्हें रोजा इफ्तार कर लेना चाहिए। ये तमाम चीजें जो है वो हमारी आज के टॉपिक से डिस्कस हमने किया है। आई होप सो कि मैंने बहुत सारी क्वेरीज जो है वो आप लोगों के जो व्हाट्सएप्स रिसीव हुए थे, आप लोगों के जो मैसेजेस मुझे रिसीव हुए थे, उन तमाम चीजों को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई थी, ताकि एक एविडेंट बेस्ड बात, एक रिसर्च बेस्ड बात जो है वो आप तक पहुंचाई जा सके। तो आई होप कि आपको ये तमाम क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप एक बहुत अच्छे जो है वो रोजे सेहतमंदी के साथ रोजे गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। हम जो है वो 2 बातें मैं आपको बताना चाहूँ, अगेन रिपीट करती हूँ कि डायबिटीज टेलीकेयर, डायबिटीज के हवाले से जितनी भी रमजान के दौरान डोज एडजस्टमेंट करवानी है, इंसुलिन या जो आप टैबलेट्स ले रहे हैं, तो आप आफ्टर 15 शाबान अपॉइंटमेंट्स का स्लॉट हम बढ़ा देंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स जो हैं वो देख सकें। और रमजान के दौरान भी हम इंशाल्लाह ताला अनाउंस करेंगे कि कौन से टाइमिंग पे होगा। रमजान के दौरान भी डायबिटीज टेलीकेयर आप लोगों के लिए खुला रहेगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, आप स्टेविंग ऑफ डायबिटीज पे कमेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप अपनी कंसल्टेशन बुक करके मुझसे डायरेक्ट जो है वो कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आई होप कि ये तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारा होगा कंप्लीटली हमारा जो है वो डाइट पैटर्न पे होगा। अगर आपकी कोई सजेशन है, अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं, अपनी कोई और सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।